ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडियन जुडिशरी। जुडिशरी अपने आप में काफी टेक्निकल टॉपिक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, व्हाट इज द वन वर्ड डिफरेंस बिटवीन इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन जुडिशरी? बेसिकली इंडियन पॉलिटी इज फेडरल इन नेचर, बट इंडियन जुडिशरी इज अ यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझते हैं कैसे? देखो, पॉलिटी बेसिकली डील्स विद लॉ मेकिंग एंड लॉ इम्प्लीमेंटेशन। तो इंडिया में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज डिवाइडेड द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू लॉ मेकिंग एंड लॉ इम्प्लीमेंटेशन। वी हैव यूनियन लिस्ट जहाँ पे सेंटर लॉज बनाती है एंड उन लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, एंड स्टेट के लिए स्टेट लिस्ट है इन द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम कह सकते हैं कि जो इंडियन पॉलिटी है वो फेडरल है नेचर में, जहाँ पे पावर डिवीजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स के लिए डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, ठीक है। बट इंडियन जुडिशरी एक तरह से सिंगल और यूनिफाइड है। There is a hierarchy of various courts, starting from the Supreme Court to High Courts, then subordinate or lower courts. High Court is the apex court. It is at the top of the helm. उसके बाद स्टेट लेवल पे आते हैं High Courts, एंड देन डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे हैं सबॉर्डिनेट और लोअर कोर्ट्स, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ सबॉर्डिनेट और लोअर कोर्ट्स के पैरेलल एक और सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है जिसको स्पेशल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स बोलते हैं। स्पेशल कोर्ट्स का एक एग्जांपल है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जो 11th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किए थे। ट्राइब्यूनल्स का जो बर्थ है वो कहाँ से हुआ है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 323A एंड 323B, ठीक है, पार्ट 14A के अंडर, ठीक है। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि स्पेशल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स सबऑर्डिनेट्स के पैरेलल होते हैं, उनके अंडर नहीं होते, क्योंकि जो स्पेशल कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स से भी अपील्स जाती हैं वो हाई कोर्ट्स में जाती हैं। लाइकवाइज जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स से भी अपील्स जाती हैं वो हाई कोर्ट्स में जाती हैं। अब देखो, ये जो इंडियन जुडिशरी का यूनिफाइड स्ट्रक्चर है वो कहाँ से हमने बोरो किया है? ये सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का जो एक्ट था वहां से हमने बोरो की है एक तरह से। ये जो सिंगल इंटीग्रेटेड हायरार्की है ये सेंट्रल और स्टेट लॉज दोनों को एनफोर्स करती है। ऐसा नहीं है यूएसए की तरह हमारे इंडिया में। यूएस में क्या है? ड्यूअल जुडिशरी है, जहाँ पे फेडरल केसेस को डील करने के लिए फेडरल कोर्ट्स हैं और स्टेट मैटर्स को डील करने के लिए स्टेट कोर्ट्स हैं। बट इंडिया में क्या है? इंटीग्रेटेड एंड यूनिटरी सिस्टम है इन केस ऑफ जुडिशरी, और सिंगल पिरामिड है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये एनफोर्स करता है दोनों सेंटर और स्टेट लॉज को, ठीक है। अब देखो, एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो सिंगल फैमिली ऑफ कोर्ट्स है ये ऑर्गेनिकली लिंक्ड है। वैसे जैसे जो भी अपील्स होंगी वो लोअर कोर्ट्स से हाई कोर्ट्स में जाएंगी एंड हाई कोर्ट्स से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी, तो एक लिंकेज है ना, हायरार्की है बट लिंकेज भी है। लाइकवाइज जैसे मान लो जजेस हैं, जजेस का प्रमोशन करना है तो सबऑर्डिनेट कोर्ट से जजेस प्रमोट होके हाई कोर्ट्स में जाते हैं और हाई कोर्ट से जजेस प्रमोट होके सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनते हैं। तो देयर इज ए लिंकेज बिटवीन वेरियस सिस्टम्स ऑफ कोर्ट्स, ओके। इंडियन पॉलिटी के केस में ऐसा नहीं है कि हम सीएम को प्रमोट करके पीएम बना दें, ठीक है, ऐसा नहीं होता ना। तो ये चीज समझने की बात है कि पॉलिटी के केस में सेंट्रल स्टेट पे इंडिपेंडेंट लॉ मेकिंग एंड लॉ इम्प्लीमेंटेशन होती है, बट जुडिशरी ऐसा नहीं है। जुडिशरी यूनिफाइड है और सेंटर और स्टेट दोनों लॉज के लिए एक सिंगल जो पिरामिड है हमारा, सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये वर्क करता है, ओके। ये बेसिक डिफरेंस है और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं रहता इस बारे में। अब एक चीज और समझनी है कि जो ये सिंगल सिस्टम है उसमें जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट है टॉप पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑर्डर्स दिए तो वो सारे कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग होंगे। क्यों? क्योंकि टॉप पे है सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट है। और ऐसे ही जैसे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के पास सुपरिटेंडेंस है उसके नीचे वाले जो कोर्ट्स हैं उनके लिए, ठीक है। अब हमने देख लिया कि इंडियन जुडिशरी और इंडियन पॉलिटी में क्या डिफरेंस है। तो उसके बाद आता है ये फ्लो चार्ट है जो आपको एक तरह से ओवरव्यू दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट एट स्टेट लेवल, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, और ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में भी जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स, रेवेन्यू कोर्ट्स वगैरह है। इसके पैरेलल में स्पेशल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स हैं, एंड देन लोअर कोर्ट्स जैसे कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, मुंसिफ कोर्ट्स, लोक अदालत। लोक अदालत बेसिकली इवन आउट ऑफ कोर्ट सिस्टम बोला जाता है उसको, वो कोर्ट्स नहीं है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जब होता है तो उस चीज के लिए बोलते हैं कि लोक अदालत का यूज होता है। बेसिकली ये एक तरह से ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम है, ठीक है। इनको बाद में देख सकते हैं हम। अभी हमारा इस वीडियो में जो फोकस होगा वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पे होगा, ठीक है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट एक तरह से 3 टर्म्स है, फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इन सब चीजों को हम इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं, और जब तीनों चीजों को मिला दें कि फंक्शंस, ज्यूरिसडिक्शन, पावर, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि वो सारी चीजें बाय एंड लार्ज सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा और टेक्निकलिटीज में जाएं तो टेक्निकलिटीज में क्या होता है, फंक्शंस का मतलब है कि बेसिक जो सिस्टमिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है सुप्रीम कोर्ट की। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम
कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंश्योर करता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर वो वायलेट नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, वो उस एक्सटेंट तक नहीं है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट हो जाए। तो ये कौन इंश्योर करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। और वहीं से सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को भी दिया था। ठीक है, देन एक और बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है सुप्रीम कोर्ट की? प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 32 है उसके अंडर हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं व्हेन देयर इज ए वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, देन फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी प्रोविजंस हैं उनको अल्टीमेट और फाइनल जो मीनिंग देना होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रोटेक्टर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स एंड द गार्जियन और कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन जब जुरिडिक्शन की बात आती है, जुरिडिक्शन का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो लीगल अथॉरिटी क्या है, बाउंड्रीज क्या है, उसकी डिफाइंड टेरिटरी कहाँ पे है जहाँ पे उनके ऑर्डर्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो देखो जुरिडिक्शन में ओरिजिनल जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट के पास डील होते हैं सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट्स। फेडरल जो मैटर्स हैं जहाँ पे एक साइड में सेंटर और दूसरी साइड में स्टेट, या फिर एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में, या फिर एक साइड है सेंटर एंड एक पर्टिकुलर स्टेट एंड दूसरी साइड है अदर स्टेट्स। ठीक है, तो इस तरह के जो मैटर्स होते हैं जो सेंटर स्टेट के बीच के मैटर से रिलेटेड लीगल डिस्प्यूट्स की बात करते हैं, तो उसके लिए ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है। मतलब विदाउट अपील हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है केसेस को, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अगर सेंटर स्टेट से रिलेटेड कोई इस तरह के मैटर्स हैं। तो एपिलेट जुरिडिक्शन आर्टिकल 132 से 136 तक वेरियस जुरिडिक्शंस मेंशन की गई हैं, जहां पे जब हाई कोर्ट से अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं, जब जो कंसर्न पार्टीज हैं वो अगर सेटिस्फाइड नहीं है हाई कोर्ट के जजमेंट से, तो दे कैन गो इनटू द सुप्रीम कोर्ट एज ए मैटर ऑफ अपील। ठीक है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या है? जैसे अंडर आर्टिकल 143 जो प्रेसिडेंट है ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। जैसे इवन अभी रिसेंट का जो केस था जब गवर्नर से रिलेटेड जो पावर्स हैं, गवर्नर गिविंग एसेंट टू द स्टेट बिल्स, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी कि गवर्नर शुड एक्ट एज सुन एज पॉसिबल ऑन द बिल्स। ठीक है, दे शुड नॉट सिट ऑन द बिल्स फॉर इंडेफिनिट पीरियड। ठीक है, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सीक्ड एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट की क्या इस तरह की जो टाइमलाइंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट सेट कर सकता है क्या फॉर द गवर्नर्स। ठीक है, ये रिसेंट केस था। तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट सीक कर सकते हैं एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143। ठीक है, और ये जो एडवाइस होगी वो एक तरह से बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट पे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब जब पावर्स की बात आती है तो पावर्स बेसिकली एबिलिटी टू एक्ट। ठीक है, तो पावर क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है यूजिंग द आर्टिकल 13। तो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकते हैं कि कौन सा लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल और कौन सा लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कंटेम्प्ट ऑफ पावर, ये आर्टिकल 129 के अंडर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एज ए एपेक्स कोर्ट हैज पावर टू मेंटेन इट्स डिग्निटी। ठीक है, तो जब भी कहीं पे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर या फिर किसी और भी कोर्ट की पावर या फिर डिग्निटी को हार्म किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है आर्टिकल 142 के अंडर सुप्रीम कोर्ट के पास टू डू कंप्लीट जस्टिस। मतलब जब भी कोर्ट को लगे कि कंप्लीट जस्टिस नहीं हुआ है पर्टिकुलर जो भी लॉज हैं या फिर रूल्स हैं उनके द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? जो भी टेक्निकलिटीज हैं उनको बाईपास करके और कोई भी जजमेंट दे सकता है टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस के अंडर आर्टिकल 142। जैसे सुप्रीम कोर्ट जब आर्टिकल 142 का यूज करता है तो जनरली बोला जाता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है, जुडिशियल ओवररीच हो रहा है एटसेट्रा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे सुप्रीम कोर्ट डिसाइडिंग कि लिकर शॉप्स कहाँ होनी चाहिए कहाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और लाइक क्रैकर बैन एटसेट्रा, ये सब ऑर्डर्स जब सुप्रीम कोर्ट दे रहा है तो ऑन द बिहाफ ऑफ आर्टिकल 142। ठीक है, और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी जो जितने भी ऑर्डर्स हैं वो एक तरह से बाइंडिंग होते हैं ऑन ऑल द कोर्ट्स इंक्लूडिंग हाई कोर्ट्स। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑर्डर्स दिए तो वो एक तरह से पिरामिड में ऐसे फ्लो करेंगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट फॉलो करेंगे, देन उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फॉलो करेंगे। ठीक है, ये मैंने जस्ट टू डिफरेंशिएट द टेक्निकल कीवर्ड्स ये इस तरह से सेग्रीगेट कर दिया। बट अगेन कीप इन माइंड दैट बाय एंड लार्ज जब सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस की बात आती है तो हमें ये सारे चीजों को कंबाइन करके भी मेंशन कर सकते हैं कि आर्टिकल 131 के अंडर इट इज द फेडरल आर्बिटर जो एक्सक्लूसिव लीगल डिस्प्यूट्स हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट उनको देखता है, गार्जियन ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, बेसिकली फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। फाइनल कोर्ट ऑफ अपील ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जो सुप्रीम कोर्ट है वो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील
काउंसिल है, क्योंकि देखो जो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके अंडर इंडिया में क्या बनाया गया था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, और उसके जो केसेस थे उनकी अपील्स कहाँ होती थी, ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल में। लेकिन जब 28 जन 1950 को सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से रिप्लेस कर दिया फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया और ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल को। क्यों? क्योंकि अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है, इसके ऊपर कोई अपील नहीं है। ठीक है, पहले क्या होता था, जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था उससे अपील जाती थी ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल को। ठीक है, बट हाँ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू पावर है, मतलब इनके पास एक यूनिक अथॉरिटी है अपने खुद के ऑर्डर्स को रिव्यू करने की और करेक्ट करने की। जैसे मान लो प्रीवियस जजमेंट्स कुछ ऐसी हुई थी जहाँ पे उनको लग रहा है कि कुछ माइनर एरर्स थी या फिर एज पर द चेंज्ड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस इस रूलिंग को रिव्यू करना चाहिए, तो दे कैन रिव्यू इट्स ऑन पावर्स। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो इंडियन जुडिशरी को समझ लिया, सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस को समझ लिया। अब देख लें कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है ऑफ वेरियस जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। देखो दोनों को साथ में देखते हैं, बिकॉज बाय एंड लार्ज जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो सिमिलर है, कुछ टेक्निकलिटीज हैं जिनको हम देख लेंगे कंपैरेटिव वे में। देखो पहली बात तो जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए जो फॉर्मल अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, प्रेसिडेंट है, दोनों के केस में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केस में भी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एज पर द आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाई कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एज पर द आर्टिकल 217 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे जजेस को वो कब करेंगे, आफ्टर कंसल्टेशन विद एक ग्रुप ऑफ जजेस। जैसा भी प्रेसिडेंट को सही लगे उस अकॉर्डिंग वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कंसल्ट करेंगे बिफोर अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। लेकिन जो ये कंसल्टेशन है, मैंडेटरी कंसल्टेशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कि जब भी प्रेसिडेंट ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे तो सीजीआई से कंसल्ट करना मस्ट है। ठीक है, उसके अलावा वो बाकी ग्रुप ऑफ जजेस से भी कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब वेरियस जजमेंट्स आई जुडिशरी की इटसेल्फ, जिसके थ्रू कॉलेजियम सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ। अगेन कॉलेजियम मतलब ग्रुप ऑफ जजेस समझना। तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम है जिससे प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है वो हम देखते हैं एक बार। देखो फर्स्ट जजेस केस था 1981 का, उसमें बोला गया कि जो प्रेसिडेंट है उनको कंसल्ट करना चाहिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, बट वो कंसल्टेशन है ना सीजीआई से, वो डज नॉट मीन कंकरेंस, मतलब वो बाइंडिंग नहीं है, जस्ट ओपिनियन लेने वाली बात है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि उस कंडीशन में प्रेसिडेंट का या फिर गवर्नमेंट का फाइनल से है अपॉइंटमेंट्स में। पहले केस को बोलते हैं एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। सेकंड जजेस का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला कि ये जो कंसल्टेशन है ना, इट इज नॉट जस्ट एन एक्सचेंज ऑफ व्यूज, इट इज कंकरेंस, मींस एक तरह से जो कंसल्टेशन है वो बाइंडिंग है। ठीक है, और वहीं से बोर्न हुआ है कॉलेजियम सिस्टम। तो ये जो कंसल्टेशन थी वो कंसल्टेशन किससे करनी है, सीजीआई से, और सीजीआई के साथ साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो कॉलेजियम का बर्थ हुआ है वो कहाँ से हुआ है, सेकंड जजेस केस से हुआ है। उसके बाद थर्ड जजेस केस। थर्ड जजेस केस बेसिकली कोई पर्टिकुलर केस नहीं है, ये अगेन जो आर्टिकल 143 के अंडर जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है वो था। तो उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में एक प्रेसिडेंट ने सीख किया था सुप्रीम कोर्ट से कि क्या ये एडवाइस जो है कॉलेजियम की ये बाइंडिंग है कि नहीं। तो इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के रिप्लाई में, और इसी को थर्ड केस बोल दिया गया, इसमें अगेन ये रीएम्फेसाइज किया गया कि जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है ये बाइंडिंग है, और साथ में कंसल्टेशन मींस प्लूरलिटी ऑफ व्यूज। कॉलेजियम का साइज एक तरह से एक्सपेंड कर दिया गया, मतलब सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस से प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा। ये है थर्ड जजेस केस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फोर्थ जजेस केस। देखो थर्ड जजेस केस उसके बाद चीजें चल रही थी, एंड देन 2014 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, उस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में लॉ मिनिस्टर थे, कुछ एमिनेंट पर्संस थे, सीजेआई भी थे। इस कमीशन का पर्पस था हायर जुडिशरी में लाइक सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स में जजेस को अपॉइंट करना। लेकिन 2014 में कमीशन आया, 2015 में 4 जजेस केस, और इसको एनजेएसी केस भी बोला जाता है, उसमें 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके थ्रू एनजेएसी बना था उसको नल एंड वाइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, और ये जो थर्ड जजेस केस वाला जो कॉलेजियम सिस्टम था उसको एक तरह से रिस्टोर कर दिया गया और फाइनल बोल दिया गया कि नहीं यही कॉलेजियम सिस्टम फॉलो होगा टू एंश्योर द सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, बिकॉज जैसे एनजेसी था, एनजेसी में लॉ मिनिस्टर हैं, एमिनेंट पर्संस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, तो हो क्या रहा था कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ज्यादा हो रहा है जुडिशरी पे। तो अगेन जैसे मान लो लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव ड्रा हो रहा है, और फिर एग्जीक्यूटिव ही फाइनली जुडिशरी को अपॉइंट कर रहा
रहा है, तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल लेजिस्लेचर का ही पूरा कंट्रोल हुआ ना जुडिशरी पे भी। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स और इंडिपेंडेंस नहीं है जुडिशरी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास पता है हमें कितना इंपॉर्टेंट टास्क है, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, और कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हायर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। सो वी कैन से फॉर जजेस केस में कॉलेजियम सिस्टम को रिस्टोर किया गया। ठीक है, तो ये एक तरह से इवोल्यूशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम आपको समझ में आ गया। अब वापस आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की बात कर रहे थे, तो इसमें जो कॉलेजियम है वो CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट के केस में जो कॉलेजियम है वो CJI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लेकिन जो मैंडेटरी कंसल्टेशन है वो यहाँ पे क्या होगी कि जो प्रेसिडेंट को कॉलेजियम के अलावा किस किस से कंसल्ट करना पड़ेगा, CJI से कंसल्ट करना पड़ेगा, वो तो कॉलेजियम में भी आते हैं। गवर्नर ऑफ द स्टेट, जिस भी स्टेट का हाईकोर्ट है उसके गवर्नर से कंसल्ट करना पड़ेगा, साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाईकोर्ट से भी कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये जजेस का अपॉइंटमेंट हो गया। अब आती है बात चीफ जस्टिस। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो चीफ जस्टिस को क्या बोलते हैं, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो कौन होते हैं, जैसे कन्वेंशनली ये सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है ना, उनको CJI बना दिया जाता है। ये कन्वेंशन है, ये ध्यान रखना। और क्या ये कन्वेंशन हमेशा फॉलो की जाती है? बाय एंड लार्ज ये फॉलो हो रही है इंदिरा गांधी जी के टाइम में। कह सकते हैं कि जो 1973-75 वाला जो एरा था, तो उस कंडीशन में इस चीज को वायलेट किया गया था। और उस टाइम जब सीनियर मोस्ट जज को CJI नहीं बनाया गया, तो उस टाइम के जो सीनियर मोस्ट जजेस थे कुछ, उन्होंने रिजाइन भी कर दिया था टू प्रोटेस्ट दिस केस। ठीक है, तो कन्वेंशनली कह सकते हैं कि जो चीफ जस्टिस होते हैं वो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं। और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के केस में एक चीज ध्यान रखी जाती है कि जो भी चीफ जस्टिस होंगे उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में, तो वो क्या होने चाहिए, उस स्टेट से आउटसाइड होना चाहिए उनका होम स्टेट। कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल जैसे राजस्थान के हाई कोर्ट की हम बात करें, तो राजस्थान के जो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहेंगे उनका होम स्टेट राजस्थान नहीं होना चाहिए, टू इंश्योर द और मेंटेन द ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिए। अब देखो ट्रांसफर ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट के केस में तो अप्लीकेबल है नहीं, क्योंकि सिंगल ही है सुप्रीम कोर्ट तो। लेकिन हाई कोर्ट में ट्रांसफर होते हैं जजेस के एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस की बात आती है तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, CJI से कंसल्ट करते हैं, और फिर इन टर्न CJI किस किस से कंसल्ट करते हैं, 4 सीनियर मोस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ 2 हाई कोर्ट्स। जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफर हो रहा है और जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो रहा है, उन दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस भी उसमें इंक्लूड होने चाहिए। कहने का मतलब है ये ट्रांसफर्स के लिए कॉलेजियम फॉर्म होता है। ठीक है, और वो एक चीज और ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो ट्रांसफर करने का जो बेसिस है ना, वो क्या हो सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। यहाँ पे प्यूनिटिव मेजर्स के लिए ट्रांसफर करना अलाउड नहीं है। देखो जैसे जनरली हम गवर्नमेंट सर्विसेज में देखते हैं ना कि भाई हाँ किसी को भी पनिशमेंट देना है मतलब ट्रांसफर कर दो, लेकिन हाई कोर्ट में ये बोला जा रहा है कि भाई प्रैक्टिकली देखो अगेन ट्रांसफर जनरली प्यूनिटिव मेजर ही होता है, पनिशमेंट पर्पज से ही होता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है कि जो ट्रांसफर हो रहा है वो हो रहा है इन पब्लिक इंटरेस्ट और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस एंड नॉट फॉर अ पनिशमेंट पर्पस। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान रखनी है कि अभी हमने यहाँ पे गवर्नर का जिक्र किया था, तो अपॉइंटमेंट प्रोसेस में गवर्नर क्या करते हैं, गवर्नर अपॉइंट नहीं करते, गवर्नर से सिर्फ कंसल्ट किया जा रहा है। तो ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट कौन करते हैं, अपॉइंटमेंट दोनों जजेस का प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है। ठीक है, NJSC के बारे में हमने बात कर ही ली। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अभी हमने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे भी कुछ लोगों ने रॉन्ग मार्क किया था इसको कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करके रख रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, वेरियस पावर्स लाइक जुडिशियल रिव्यू एटसेट्रा। अब देखो एक और क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट इंक्लूड। तो ये क्वेश्चन टफ लग रहा होगा और दो पुराना क्वेश्चन है, काफी रिपीट हो सकता है क्योंकि बहुत टाइम से इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो इसमें बोल रहा है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट जज है ना, उस टर्म में कौन कौन से पोजीशंस इंक्लूड नहीं होती हैं। तो देखो एक चीज मैंने अभी बताई थी कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है ना, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो जजेस है ना, उनके लिए डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, इस तरह की टर्म्स यूज होती हैं बेसिकली। तो लेकिन ये जो ट्राइब्यूनल ये सबऑर्डिनेट कोर्ट से डिफरेंट है, मतलब ये पैरेलल में है, पैरेलल सिस्टम है, लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंडर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ से सोल्व हो सकता था कि भाई हमें मान लो ये नहीं पता कि चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या फिर सेशन जज या फिर स्मॉल कोर्ट्स का कोर्ट ये किसके अंडर आ रहा है, लेकिन ये अगर हमें पता है ना कि जो ट्राइब्यूनल कोर्ट्स है ना वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पैरेलल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंडर नहीं आते, तो वी कैन रीच टू द आंसर द ट्राइब्यूनल जजेस। देखो अब अपॉइंटमेंट हमने डिटेल में देख लिया, अब रिमूवल प्रोसीजर देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का। पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखना है कि जो हाई कोर्ट और
सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका रिमूवल प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। और वो प्रोसेस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग 2 ग्राउंड्स हैं। नंबर 1 प्रूव्ड मिसबिहेवियर और सेकंड वन इज इनकैपेसिटी। लेकिन ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी क्या है वो डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज है किस मेजोरिटी से रिमूव किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड्स यूज किए गए हैं, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड ए 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। एक तरह से हम इस चीज को बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी, और स्पेशल मेजोरिटी दोनों हाउसेज में होनी चाहिए। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को एम्पावर किया है टू फ्रेम द प्रोसेस टू रिमूव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब उसी पावर का यूज करते हुए पार्लियामेंट ने एक जजेस इंक्वायरी एक्ट बनाया 1968 में, जिसमें एक तरह से डिटेल्ड प्रोसेस गिवन है टू रिमूव द जजेस। अब इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, देखो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है कि जो मोशन है वो इनिशिएट हो सकता है किसी भी हाउस में, ये ध्यान रखना है, इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा में अगर इनिशिएट करवाना है तो लोकसभा में इनिशिएट होने के लिए अराउंड 100 मेंबर्स का सिग्नेचर चाहिए। कह सकते हैं कि एटलीस्ट 100 मेंबर्स शुड अप्रूव फॉर द रिमूवल मोशन ऑफ द जज। राज्यसभा में अगर ये इनिशिएट हो रहा है तो एटलीस्ट 50 मेंबर्स के सिग्नेचर चाहिए। अब ये मोशन जब इनिशिएट हो गया तो किस पास जाएगा, ये स्पीकर के पास जाएगा अगर लोकसभा में इनिशिएट हुआ है तो, और चेयरमैन के पास जाएगा अगर राज्यसभा में इनिशिएट हुआ है तो। अब ये चीज ध्यान रखनी है कि जब ये मोशन इनिशिएट होके प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जब गया है तो उनके पास डिस्क्रेशनरी पावर है टू एडमिट और रिजेक्ट इट। वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं और एडमिट भी कर सकते हैं। अगर रिजेक्ट किया तो ऑब्वियसली मोशन वहीं पे एंड हो जाता है, लेकिन अगर एडमिट किया तो फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करते हैं, एक इंक्वायरी कमेटी बनाते हैं, और उस इंक्वायरी कमेटी में 3 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं या फिर सीजेआई भी हो सकते हैं, सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट जज, देन चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, ठीक है। लेकिन अगर कमेटी फाइंड करती है कि भाई जज गिल्टी नहीं है तो फिर अगेन प्रोसेस वहीं पे एंड हो जाएगा। लेकिन अगर गिल्टी फाउंड हुआ तो फिर पार्लियामेंट में वोटिंग होगी विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी के 2 एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे, एक तो 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप और एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। और फाइनली जब ये वोटिंग हो जाती है उसके बाद जाता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के लिए, प्रेसिडेंट फिर फाइनल ऑर्डर देते हैं रिमूवल का, ठीक है। तो इसको अगर एक तरह से फ्लो चार्ट की हेल्प से समझें तो ये दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है, लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा में इनिशिएट होने के लिए 100 मेंबर्स का साइन चाहिए, राज्यसभा में इनिशिएशन के लिए 50 मेंबर्स का साइन चाहिए। जिस भी हाउस में इनिशिएट हुआ है उस हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास डिस्क्रेशनरी पावर है, मतलब वो उनके पास मर्जी है कि वो उसको एडमिट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर मोशन को रिजेक्ट कर दिया तो कहानी वहीं खत्म हो गई, लेकिन अगर मोशन को प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने एडमिट किया तो वो क्या करेंगे, कमेटी फॉर्म करेंगे। उस कमेटी में 3 मेंबर्स होंगे, सीजीआई भी हो सकते हैं या फिर सीजीआई किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट भी कर सकते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, देखो सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है लेकिन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही है, या फिर एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो सकते हैं। अब ये 3 मेंबर कमेटी है, ये ध्यान रखना, 3 मेंबर कमेटी है, ये इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर मेंबर्स को गिल्टी फाउंड नहीं किया गया तो प्रोसेस वहीं पे एंड हो जाएगा, लेकिन अगर गिल्टी फाउंड किया गया पर्टिकुलर जज को जिसको रिमूव किया जाना है तो फिर वो मोशन आगे पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से पास होने के लिए जाएगा। और फिर उसके बाद जब ये स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउसेज में लोकसभा एंड राज्यसभा में पास हो गया तो फिर उसके बाद प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करके उस जज को रिमूव कर सकते हैं। तो दिस इज द फुल फ्लो ऑफ द रिमूवल प्रोसेस एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट, ओके 1968। अब देखो इसी से रिलेटेड 2019 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, और वो क्वेश्चन देखो पूरा जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है उसके बारे में। पहला ऑप्शन वही बोल रहा है कि जो मोशन है टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर जजेस इंक्वायरी एक्ट। नहीं, अभी हमने देखा कि वो डिस्क्रेशनरी होती है, पावर होती है, और स्पीकर रिजेक्ट भी कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। सेकंड स्टेटमेंट बोलती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है और डिटेल्स देता है अबाउट इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर, जो ग्राउंड्स हैं जजेस के रिमूवल के लिए। तो अभी हमने ये चीज भी देख ली थी कि ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। फिर थर्ड स्टेटमेंट है डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर गिवन इन जजेस इंक्वायरी एक्ट। ये भी देख लिया कि पार्लियामेंट को पावर गिवन है कि डिटेल में वो लॉ बनाए टू रिमूव द जजेस, और फिर पार्लियामेंट ने ये जजेस इंक्वायरी एक्ट बनाया हुआ है, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट, if motion of the impeachment of judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by a majority of the total membership of the house and by not less than 2/3 of the members of that house present and voting। अगेन वो जो अभी हमने स्पेशल मेजोरिटी जिसकी बात करी थी उसको डिटेल में मेंशन किया गया है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है C 3 और 4। देखो ये जो बात बोली गई है ना स्पेशल मेजोरिटी वाली, ये ऐसे समझना है, मान लो हमारे अभी करंट लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, तो अगर किसी जज को रिमूव करना है तो कितने यस चाहिए, तो अगर जो 50% और एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो वो कितने वोट से बनती है, 50%
+1 इसका निकालो 543 का, कितने हुए 272 वोट्स एक तरह से, ठीक है। तो मिनिमम 272 वोट्स तो होने ही होने चाहिए। फिर मान लो कि जिस दिन वोटिंग होनी थी उस दिन 300 मेंबर्स वर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड दे ऑल वोटेड यस, तो 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना हो गया 200। लेकिन ये 200 क्या है 272 वोट से लेस है ना, तो ये मोशन फाइनली पास नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम क्या चाहिए, मिनिमम 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। 272 वाली कंडीशन एटलीस्ट सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये रिमूवल प्रोसीजर है। इस फ्लो चार्ट को आप अगेन देख सकते हैं फॉर विजुअल मेमोरी। ये डिटेल्ड प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। अब देखो जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है उनको एक तरह से कंपैरेटिव वे में देख लेते हैं साथ में, सो दैट कि जो भी नुआंसेस हैं वो हम कवर कर पाए।